हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं भाई न्यूमेरिकल आ गए, ठीक है। जो भी अपन ने अब तक न्यूमेरिकल पढ़े उससे आगे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 कौन सा न्यूमेरिकल नंबर 1 अब तक पढ़ लीजिए। इसके आगे न्यूमेरिकल नंबर 1 वो कुछ इस तरह से भाई, आप पुलिस वैन, एक पुलिस की वैन है मूविंग ऑन ए हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस की वैन है जो हाईवे पर मूव कर रही है, कितनी स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फायर ए बुलेट एट ए थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहले तो ये होता है जो थीव की कार है वो आगे चल रही होगी ऑब्वियसली, तभी तो पुलिस को बुलेट फायर करनी पड़ रही है उस पर। ये थीव की कार है भाई, थीव की कार है और इसकी स्पीड है 192 किलोमीटर पर आवर। आर यू गेटिंग? सो पुलिस इज, this is police and police car is moving 30 kilometer per hour, and this, if the muzzle speed of bullet is 150 किलोमीटर पर सेकंड, ये रही बुलेट और इसकी मजल स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड, then you'll have to find out with what speed does the bullet hit the thief's car. Okay, जो भाई ये बुलेट है वो थीफ की कार को कितनी स्पीड से हिट करेगी। क्या बात है, मज़ा आ गया जी। सबसे पहले ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये क्यों अलग से मीटर पर सेकंड में, इसको भी बदलो किलोमीटर पर आवर में। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, जबकि किलोमीटर पर आवर को यदि इसमें बदलना होता है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें 18/5 का, तो ये हो जाएगा 5 3 30, मतलब ये स्पीड है 540 किलोमीटर पर आवर। ये 18 3 जा 54, मतलब 540 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जी। ये जो बुलेट की स्पीड है ना, ये बुलेट की मजल स्पीड, मतलब मजल स्पीड क्या होती है? वो इनिशियल स्पीड होती है भाई जिससे बुलेट जस्ट फायर करी जाती है, क्योंकि बुलेट आगे जाएगी तो स्पीड कम या ज़्यादा जो भी होनी होगी वो होगी जी, जो होनी होगी जी। लेकिन अभी क्या, अच्छा, स्पीड कम या ज़्यादा होगी क्योंकि इनिशियली जब बुलेट फायर करेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी यार, धीरे धीरे कम होती जाएगी यार, ठीक है। या फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वो डिपेंड करेगा उस पर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन अपन अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि जो थीव की कार है ना पुलिस की कार से जस्ट आगे चल रही है, मतलब आपको ये मानना है भाई कि जो स्पीड है ना वो चेंज नहीं होगी, इतने पास में है कि स्पीड चेंज नहीं होंगी, समझ गए ना। और ये जो कार है पुलिस की कार इतनी से चल रही है और थीप की कार जस्ट यहाँ पर है, जिस पास में, समझ रहे हो, एकदम पास में, मतलब ये स्पीड कम ज़्यादा नहीं होने वाली। आपसे पूछ लिया है ये जो बुलेट है ये इसको किस स्पीड से हिट करेगी। सबसे पहले तो ये बताओ, जो ये बुलेट की जो स्पीड है 540 किलोमीटर पर आवर, कौन सी स्पीड है जी? तो ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू कार ऑफ पुलिस की कार से। भाई ये पुलिस की कार है ना, ये पुलिस की कार है भाई जिसकी स्पीड बीपी है जी, जिसकी स्पीड बीपी है और बीपी जी मान लो इसको, ये 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ पुलिस कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी 30 किलोमीटर पर आवर। मज़ा आ रहा है ना जी। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कार, ये जिसका फॉर्मूला होगा ये होगा जी वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस दे रखी है 540। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये बुलेट की स्पीड हो सकता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी हो। नहीं बेटा नहीं, क्योंकि इसने बोला है कि पुलिस जो है वो अपनी बुलेट फायर कर रही है कब? जब वो कार में बैठी हुई है, कार से चल रही है, तो उसकी बुलेट की स्पीड जो दी होगी वो कार के रेस्पेक्ट में दी होगी। जैसे स्विमर की जब भी स्पीड दी होती है वो रिवर के रेस्पेक्ट में दे रखी होती है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी होती है, तभी तो इसको वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखते हैं, समझ रहे हो ना यार। तो ऐसे ही ये क्योंकि बुलेट फायर करी गई थी कार में बैठ के, तो स्पीड इसकी दे रखी है बुलेट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू कार ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस की कार के रेस्पेक्ट में, तो ये दे रखी है 540, क्योंकि ये प्लस एक्स की डायरेक्शन में, तो ये प्लस हो जाएगी, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अपन निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है भाई? 30, ये भी प्लस डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये प्लस 30। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी 540 प्लस 30 इक्वल्स टू 570 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, समझे जी।
और वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दे रखी है 192, क्योंकि भाई जो थीफ की कार है वो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं ना, वो ग्राउंड से देखने पे इसकी स्पीड इतनी है। ऐसा थोड़ी है कि पुलिस की कार ने थीफ की कार को अपने रेस्पेक्ट में फेंक दिया है, तब तो ये मानते भाई थीफ की कार को यदि पुलिस की कार पकड़ के फेंक देती तब तो हम ये मानते कि इसकी स्पीड जो है पुलिस की कार के रेस्पेक्ट में नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। थीफ की कार तो अपने आप चलती, मतलब उसकी स्पीड दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू कार। आपसे पूछ लिया जी, आपसे क्या पूछ लिया, वेलोसिटी ऑफ क्या, बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ की कार, समझ रहे हो। बीबीटी पूछ लिया आपसे, बीबीटी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ जी, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दर की अब 572 जी, समझ रहे हो, जी माइनस जी 192 जी, वेलोसिटी ऑफ ये थीफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना 192, क्योंकि प्लस डायरेक्शन में तो प्लस ही लोगे, समझ रहे हो ना यार। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी जी 10 9 8 10 16 7 और जी ये हो जाएगा 378। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ कार इज 378 किलोमीटर पर आवर। यही आएगी ना, इसको ऐड कर दो 17.5, मतलब यही वैल्यू आई 378। अब ये वैल्यू यदि आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी हो तो क्या कर दोगे, कोई बात नहीं है यार, 5/18 कर दो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। 378 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो इसको कट कर लो, 18 2 जा 36 1 बचिएगा भाई, तो 18 1 जा 18, 21 इंटू 5 मीन्स 105 मीटर पर सेकंड इज योर आंसर। आपसे क्या पूछ लिया भाई कि जो बुलेट है वो किस स्पीड से थीफ की कार को स्पीड करेगी, जो बुलेट है जी वो किस स्पीड से थीफ की कार को हिट करेगी, मतलब क्या पूछा आपसे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, यही पूछा है ना। जब थीफ की कार को स्टॉप कर दिया जाए तब उसको बुलेट कितनी स्पीड से हिट करेगी। अब फिर वही चीज़ आप बार बार ये भी पूछ सकते हो, सर आप स्टॉप क्यों कर देते हो, इसके लिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी देखनी पड़ेगी ना यार। मैंने जो रिलेटिव वेलोसिटी का वीडियो बनाया वो देखना पड़ेगा ना यार, नहीं तो ये कैसे समझ में आएगा, मैं बार बार अपने आप कैसे स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप हो नहीं रही है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसको कर देते हैं स्टॉप और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड देखते हैं। या फिर आप डायरेक्ट याद रखो कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ पूछा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ BB माइनस BT, आंसर आपके सामने प्रस्तुत है जी, समझ गए जी। हाँ जी, पल्ले पढ़ा जी, मज़ा आया जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मज़ा आया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत है कुछ इस तरह से जी, सजेस्ट ए सूटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। जी आपको कुछ ग्राफ दे रखे हैं जी, आपको बताना है इनके लिए ये किस प्रैक्टिकल सिचुएशन में काम कर रहे होंगे जी। तो आपका ग्राफ है, सबसे पहली मुलाकात है, ये ग्राफ है जी, ये जी ग्राफ है आपका जी, ये ग्राफ है जी, ये ग्राफ है जी, ये ग्राफ है एक्स का एंड टी का। जब यहाँ से यहाँ तक आप चल रहे हो, यहाँ से यहाँ तक चल रहे हो, मतलब x वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, 1 डायमेंशन मोशन है, x 0 मतलब जहाँ पर चीज़ पड़ी हुई है इस वाले टाइम तक वहीं पे पड़ी हुई है, x की वैल्यू 0, वो चल नहीं रही भाई, कहीं पर भी चल नहीं रही है। फिर उसने क्या किया जी, फिर उसने मोशन किया जी, क्या किया, मूवमेंट किया जी, मूवमेंट किया। और देखो एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप होती है, जो स्लोप जो होती है वो बताती है वेलोसिटी की, मतलब अब मैं मान लेता हूँ इसको t इक्वस टू 0 से t इक्वस टू t1, ये हो गया भाई, या फिर इसको यदि t इक्वस टू 0 मान रहे हो तो t इक्वस टू माइनस t1 और ये मान लो माइनस t2। तो माइनस t2 से माइनस t1 तक इसने कोई भी मोशन नहीं किया, एक ही जगह पर पड़ी रही भाई। माइनस t1 से लेके 0 तक इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चल रही होगी भाई, चल रही होगी। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, इस जगह पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू जी x1 मान लो कि x1 हो गई, तो ये यहाँ तक आई x इक्वल टू x1 तक, ठीक है। फिर इसकी वेलोसिटी जी नेगेटिव हो गई जी, वेलोसिटी जी नेगेटिव हो गई जी, क्योंकि
क्योंकि भाई अब इस ग्राफ की जब स्लोप देखोगे तो ग्रेटर देन 90 और जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है जी। तो टेन थीटा नेगेटिव हो गया मतलब वेलोसिटी अब भाई इस डायरेक्शन में होगी जी, वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में होगी। और x1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, x इक्वस टू x1 से ये वापस इस पॉइंट पे जब आ रहा है t इक्वस टू t1 मान लो, t इक्वस टू t1 पे वापस x इक्वस टू 0 पे आ गया, मतलब ये भाई वापस x इक्वस टू 0 पे इधर आ गया होगा, ऐसे आ गया होगा जी। फिर उसके बाद में ये यहीं पड़ा रहा चुपचाप, इसके बाद में ये यहीं पड़ा रहा जी चुपचाप, क्योंकि x इक्वस टू 0 अब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन x की वैल्यू नहीं बढ़ रही, वो x 0 ही रह रहा है। x 0 क्यों इस लाइन पे भाई, क्योंकि y डायरेक्शन के कोई कोऑर्डिनेट है क्या x एक्सिस पे, नहीं है ना। x एक्सिस का मतलब यहाँ पे t है, यदि ये t एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट है क्या, x की नहीं है, 0 होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू 0, ऐसे सेम इसमें यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू 0। बात समझ में आई जी। तो सिचुएशन आप बना सकते हो कि एक आदमी घर से निकला जी, पहले वो घर पे पड़ा रहा, t इक्वस टू -t2 से -t1 तक घर पे ही था, फिर उसके बाद में उसने कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया जी, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया जी। फिर उसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी यहाँ पे x इक्वस टू x1 पे पहुँच गया, फिर इसके बाद में इसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर ली, जब x इक्वस टू x1 था तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर ली, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर ली मतलब मतलब ये वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव दिख भी रही है अपने ग्राफ से, दिख रही ना, ग्राफ से नेगेटिव दिख रही ना यार, ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल 90 से बड़ा है, मतलब स्लोप टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90, मतलब टेन थीटा नेगेटिव हो गई स्पीड। फिर इस वाले पॉइंट पे जाके ये x इक्वस टू 0 हो गया, t इक्वस टू t1 से लेके t इक्वस टू t2 तक भाई ये फिर 0 स्पीड पे एक ही जगह पे मतलब पड़ा रहा। क्यों पड़ा रहा कि भाई देखो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा ना, यहाँ से यहाँ तक एक ही कोऑर्डिनेट है x का, x इक्वस टू 0। और दूसरी बात यदि वेलोसिटी के टर्म में देखोगे तो क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है भाई, यदि कोई भी ग्राफ है यदि x के पैरेलल होता है वो कहीं पर भी हो, x एक्सिस के पैरेलल होता है मतलब उसकी स्लोप क्या होती है 0, क्योंकि टेन यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 0 और टेन थीटा की वैल्यू 0, जब थीटा 0 तो टेन थीटा 0, स्लोप इधर है टेन थीटा 0, मतलब ये वेलोसिटी कितनी हो गई 0, क्योंकि एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है जी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी 0 है ना, और इस वाले की भी वेलोसिटी 0 है, जो x के पैरेलल है उसमें वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि थीटा वहाँ पर 0 हो गया, x एक्सिस से एंगल होता है थीटा जो कि 0 है। तो भाई मज़ा आ गया ना इस क्वेश्चन में, मज़ा आ गया ना जी, अरे जी सुन रहे हो ना जी, मज़ा है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है कुछ इस तरह से, ये आपको दे रखा है भाई बीटी ग्राफ, ध्यान रखना ग्राफ पहले देख लेना, अपने मन से कुछ मत कर देना। ये बीटी ग्राफ है आपका जी, बीटी ग्राफ है जी, ये बन रहा है ऐसा कुछ, ये कम होती जा रही है वैल्यू, ये आपका बीटी ग्राफ जी, कौन सा ग्राफ है, बीटी ग्राफ है जी, वैल्यू बीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, अभी वाला एक्सटी ग्राफ था जी, अभी वाला एक्सटी ग्राफ था। सबसे पहले ये सारी लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल, ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये मैंने बता दिया आपको, किसने बता दिया, मैंने बता दिया। यदि इन सब लाइनों को ऑब्जर्व करो, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6 एंड लाइन 7, all line are parallel to each other. If they are parallel to each other, then all of them have same slope. यदि सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं मतलब ये थीटा की वैल्यू जो थीटा 1 है और जो थीटा 2 है जी, और जो थीटा 3 है जी, और जो थीटा 4 है जी, ऐसे थीटा 5, ये थीटा 6, थीटा 7, तो ये सारे थीटा सेम है जी, सारे थीटा सेम है जी, 5, 6, 7, क्योंकि सारे ग्राफ मैंने क्या बता दिया, पैरेलल है। यदि ग्राफ पैरेलल है मतलब थीटा की वैल्यू सबके लिए सेम है जी, यदि थीटा की वैल्यू सबके लिए सेम है तो टेन थीटा भी सबके लिए सेम होगा, टेन थीटा 1, टेन थीटा 2, टेन थीटा 3, टेन थीटा 4, टेन थीटा 1, मतलब टेन थीटा सबके लिए सेम है। और वीटी ग्राफ के लिए टेन थीटा क्या होता है जी, वीटी ग्राफ के लिए टेन थीटा मतलब वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है जी, क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है जी, वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है जी। यदि एक्स डी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है मतलब इन सब का एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि थीटा की वैल्यू सेम है तो टेन थीटा सबके लिए सेम है, टेन थीटा सेम है तो सबका एक्सेलरेशन सेम है। अब आएगा मज़ा, अब आएगा जी मज़ा, एक्सेलरेशन सेम है लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि वो एक्सेलरेशन की वैल्यू है क्या, यहाँ तक बात समझ में आपके आ गई होगी जी, कि एक्सेलरेशन की वैल्यू सबके लिए सेम है। अब बात करते हैं कि इसको
कौन सी ये सिचुएशन हो सकती है रियल लाइफ में? तो एक चीज़ सिचुएशन इमेजिन करो जी दिमाग में। यहाँ पे भाई वेलोसिटी इसकी कुछ पॉजिटिव है जी, इसकी वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव है, मान लेता हूँ ये v1 है जी, ठीक है। और यहाँ पर तो भाई वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, ठीक है, कुछ भी मान लो इसको, -v2 को भी मैंने मान लिया उसको। अब मैं कह रहा हूँ इसकी वेलोसिटी देखो पहले कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ज़ीरो हुई, फिर ज़ीरो के बाद नेगेटिव हुई, फिर देखो जी हा ग्राफ थोड़ा सा ग्राफ कुछ इस तरह से है कि जिस जगह पे ये इस तरह से है ना, ऐसे सेम पॉइंट पर यहाँ से वेलोसिटी ऐसे आ रही है। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा जी, ख्याल रखना पड़ेगा जी, समझ रहे हो ना जी, ये वाली सिचुएशन का ध्यान रखना पड़ेगा जी। ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है जी, फिर इस तरह से आप आओगे तो ये वैल्यू और कम हो रही है, फिर इस तरह से ये वैल्यू इस जगह पे आओगे। ये मैंने क्या किया अभी मैं आपको समझाऊंगा जी। देखो ये T1 है, ये जी T2 मान लेता हूँ, इसको जी T3 मान लेता हूँ, ये T4 पॉइंट है, ये T5 पॉइंट है, ये T6 पॉइंट, मतलब ये वाली लाइन जहाँ पर एक्सेस को काट रही है वो T6 है, ये वाली लाइन जब एक्सेस को काट रही है वो T5 है, ये T4 है, ये T3, ये T2, ये T1। हाँ जी, अब समझते हैं मैं कहना क्या चाहता था। पहली बात तो आपको समझ आ गई, सबके लिए स्लोप सेम है, सबका थीटा सेम है, मतलब सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। अब इस सिचुएशन को इमेजिन करो, सबसे पहले वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव थी, ज़ीरो हुई, फिर नेगेटिव हुई, नेगेटिव में चल रही है, फिर इस वाले सेम पॉइंट पर जब T1 पे ही वैल्यू नेगेटिव है, फिर देखो अचानक से उसी वाले पॉइंट पर उसी वाले सेम टाइम पर लगभग सेम टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी से भाई वो कम हो गई, फिर ऐसे धीरे धीरे वो जीरो पे आई, फिर नेगेटिव हुई, फिर सेम इस वाले पॉइंट पे भाई सेम इस वाले पॉइंट पर जब टाइम इधर इसको कुछ मान लो, ये T1 T2 ये इसको T3 मानना पड़ेगा, ये T4 ये T5 ये T6 ये T7 ये T8 ये T9 ये T10। T1 किसको माना है, जो ये परपेंडिकुलर लाइन खींची वहाँ वो जब एक्सेस को काट रही हो, T2 इसको माना, फिर T3 भाई इसको माना जब ये परपेंडिकुलर। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि सबसे पहले वैल्यू अपनी कुछ पॉजिटिव थी, फिर ज़ीरो हुई, फिर भाई नेगेटिव में चली गई, फिर सेम उसी पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल पॉजिटिव वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन भाई अभी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव हुई, फिर ज़ीरो आई, फिर नेगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव हुई, लेकिन इस वाली वेलोसिटी से कम हो गई। तो इस वाली सिचुएशन को आप इमेजिन कर सकते हो, आपके दिमाग में क्या आ रहा है। ऐसी कौन से आपने केस पढ़ा है जब पहले वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है, कुछ दिमाग में आ रहा है। यदि मैं एक बॉल को लूँ भाई हाथ में, एक बॉल ले ली मैंने हाथ में और उसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दो जी, u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दो जी, फेंक दोगे। इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, u1 से मैंने जैसे उसको ऊपर फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, फिर जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी, वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी जी, ज़ीरो हो जाएगी भाई। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, समझ गए ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे लौट के आएगी। जब नीचे लौट के आएगी तो भाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये ही नहीं हो रहा है क्या। सबसे पहले वो हो सकता है कि इस जगह से मैंने उसको स्टार्ट किया, वो जस्ट नीचे से फेंका, मतलब इनिशियल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा थी, पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा है, मतलब ऊपर की साइड, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट पे, जहाँ से मैंने उसको फेंका u1। फिर धीरे धीरे जब ऊपर गई तो वेलोसिटी कम होती हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, फिर वो उल्टी डायरेक्शन में आएगी, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होती जाएगी। जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करेगी जी, जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करेगी तो हिट करने से जस्ट पहले और हिट करने के जस्ट बाद, हिट करने से जस्ट पहले वेलोसिटी नेगेटिव में थी, मैक्सिमम पहुंच गई, जितना उसको नीचे मैक्सिमम पहुंचना था वो पहुंच गई। अब हिट कर रही है, हिट करने के जस्ट बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो हिट करने से जस्ट पहले वाला पॉइंट तो ये रहा जब सबसे नेगेटिव थी, जैसे ही हिट किया उसके जस्ट अगले सेकेंड वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई और उसकी वैल्यू इनिशियली वेलोसिटी से जो उससे भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब वो भाई ग्राउंड को हिट करेगी, आपने एक बॉल फेंकी होगी ना कभी, तो इनिशियल जिस हाइट से छोड़ते हो क्या उसी हाइट पे वापस आती है क्या, उसी हाइट तक वापस आती है? नहीं आती, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो चुकी होती है। तो वेलोसिटी कम होगी तो वो कम हाइट तक ऊपर जा पाएगी, मतलब जैसे उसने ग्राउंड को टच किया अब लौटते टाइम उसकी वेलोसिटी कम हो गई। यदि उसकी वेलोसिटी लौटते टाइम भी v1 ही होती, यदि जिस वेलोसिटी से मैंने ऊपर फेंका है जी, जिस वेलोसिटी से मैंने ऊपर फेंका, ये मान लेता हूँ ये 10 है, ये 10 है
ठीक है, जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका है मैंने जस्ट ग्राउंड से ऊपर फेंका है, नीचे आई, नीचे जाके मैक्सिमम वेलोसिटी नेगेटिव में हो गई, लेकिन जैसे ग्राउंड को जस्ट हिट करेगी उसके बाद ऊपर जाएगी वेलोसिटी, वो 10 नहीं रहेगी, अब वो 10 से मान लो 8 हो गई, वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, फिर वेलोसिटी कम हो गई लेकिन ऊपर जा रही है, फिर ऊपर वाला केस वही बनेगा, ऊपर जा रही है हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर जस्ट हिट वाले पॉइंट से जब वापस टर्न करेगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो हो जाएगी, लेकिन इस वाली वैल्यू से वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब v = 8 से लेके v = 6 मान रहा हूँ, जरूरी नहीं है 6 ही हो, मतलब वैल्यू कम होती जाएगी, कुल मिला के बात ये है। यहाँ पे हो सकता है v = 4 हो गई, फिर v = 2, ऐसे कर करके वही चलती जाएगी और एक टाइम पे जाके वो एकदम ही वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऐसा होता भी है, एक बॉल को आप ऊपर से फेंको, धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जाती है और एक टाइम पे जाके एकदम वो ग्राउंड से टकरा जाती है, वही केस है। तो इस केस में आप लिख सकते हो कि इसमें एक बॉल को ऊपर नीचे से ऊपर की साइड फेंका जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जा रही है, नीचे आ रही है, वो वाला केस है, वो वाला केस है जी। ये बात समझ आ गई ना, ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और सारी लाइन की स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है। सारी लाइन की स्लोप tan थीटा की वैल्यू हर चीज़ के लिए पॉजिटिव है और सारी वैल्यू सेम है, θ1 से लेके θ7 तक, मतलब tan θ1 से लेके tan θ7 तक की वैल्यू सेम है और सारी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब इसमें कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होगा। स्लोप वीटी ग्राफ की स्लोप सेम होने का मतलब क्या हुआ, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन। यदि स्लोप सारी लाइंस के लिए सेम है मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, और एक्सेलरेशन सेम कब होता है जी, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, तो बॉल ऊपर जाए नीचे आए कहीं पे भी जाती रहे, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगता है, और नीचे की डायरेक्शन को हमेशा लेते हैं अपन नेगेटिव। होती है ऐसा मत बोल देना भाई, होती है ऐसा मत बोल देना अपन, क्योंकि मैंने जब पिछले क्लास में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पढ़ाया था, तो एनसीईआरटी ने आपको चकमा दे दिया था, उसमें उसने नीचे वाली डायरेक्शन को +x ले लिया था। तो क्या बोलोगे आप कि नीचे वाली डायरेक्शन को अपन जनरली क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू या तो -10 लोगे या तो -9.8। बात समझ रहे हो, इसीलिए सारी की सारी ग्राफ्स की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी। उसकी वैल्यू कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर, जो कि 10 हो सकता है या 8 हो सकता है, डिपेंड करता है आंसर में क्या, मतलब आपको क्या लेने के लिए बोला है वो ले लोगे, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और नेगेटिव की डायरेक्शन रहेगी। तो सारी स्लोप नेगेटिव आ रही है और सेम आ रही, मतलब इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा जी। समझ गए ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। इसमें एटी ग्राफ बना रखा है भाई, यहाँ से यहाँ तक, अरे इसके पैरेलल चल रहा है पहले तो ही, फिर कुछ ऐसा हुआ जी, फिर कुछ ऐसा हुआ जी, फिर ऐसे हो गया। एटी ग्राफ के लिए देखो भाई, एटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है आपको, एटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है आपको, एटी ग्राफ की स्लोप होती है भाई जरक, dA/dt होता है जर्क, dA/dt जो होता है वो जर्क होता है भाई, dA/dt जर्क होता है एटी ग्राफ की स्लोप। A = dV/dt होता है जी, तो dV क्या हो गया, ADT, समझ रहे हो जी, समझ रहे हो जी। तो एटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है भाई, एटी ग्राफ के अंडर का जो प्लॉट एरिया होता है वो देता है वेलोसिटी, एटी ग्राफ के अंडर एरिया होता है वो वेलोसिटी देता है, और एटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो देती है जर्क, एटी ग्राफ की स्लोप देती है आपको जर्क देती है, जर्क। dx/dt क्या होता है भाई, वेलोसिटी, dV/dt जी क्या होता है जी, एक्सेलरेशन। ये बात आप समझ रहे हो। ऐसे ही मैंने एक टर्म बताई थी, जर्क क्या होता है भाई, dA/dt। जर्क क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये देख, तो वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, हर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, प्लस में या माइनस में, हर सेकंड उसमें क्या चेंज आ रहा है। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या देता है, हर टाइम पीरियड पे वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, मतलब कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। ऐसे ही जर्क क्या देता है कि हर पीरियड ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन कितना चेंज हो रहा है, कितना कम हो रहा है या कितना ज़्यादा हो रहा है। समझ गए। एटी ग्राफ के अंडर का एरिया देता है वेलोसिटी। तो एक बात बताओ, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक एटी ग्राफ ये रहा,
AT ग्राफ के अंडर का एरिया यहाँ से यहाँ तक पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक कुछ एरिया है क्या इसके अंडर? नहीं है। तो एरिया फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू 0। यदि इस ग्राफ के अंडर का एरिया 0 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 0 होगी। ऐसा बोलूँ क्या मैं? ऐसा बोलूँ क्या मैं? नहीं बोल सकता। तो मैं क्या बोलूँ जी? लिमिट लगानी पड़ेगी आपको। v2 माइनस v1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ADT मतलब एरिया अंडर द AT कर्व। तो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 तक, T1 से लेके T2 तक, इस वाले पॉइंट पे मान लो टाइम T1 है, इस वाले पॉइंट पे टाइम T2 है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट T1 से T2 जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? dv v1 से v2 वेरी कर रहा है भाई, इक्वल टू टाइम मान लो T1 से T2, इस जगह पे टाइम T1 है, इस जगह पे टाइम T2 है, तो ये हो जाएगा ADT। तो भाई ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? AT ग्राफ के अंडर का एरिया कहाँ से लेके कहाँ तक? पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक। और मुझे पता है पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक जो लाइन बन रही है वो एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पर है जो टी एक्सिस पर ही बन रही है, मतलब इसके अंडर कोई भी एरिया नहीं आएगा। यदि लाइन ऊपर बन रही होती यहाँ पर तो भाई कुछ एरिया आ जाता है इसके अंडर, ये वाला। लेकिन लाइन अभी एक्स एक्सिस पे बन गई तो कोई भी एरिया नहीं आएगा, मतलब ये एरिया की वैल्यू कितनी आएगी? 0। एरिया की वैल्यू 0 मतलब v2 माइनस v1 इक्वल टू 0। ये मत बोल देना कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 0 थी। नहीं जी नहीं, वेलोसिटी का चेंज 0 था, dv 0 था, मतलब v2 माइनस v1 इक्वल टू 0, मतलब v2 इक्वल टू v1। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी यहाँ पर है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है किसी भी पॉइंट पर। चाहे यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट ले लो इस लाइन पर, कहीं पे भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि भाई इसके अंडर एरिया कहीं किसी भी दो पॉइंट के बीच का एरिया लोगे तो वो 0 है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? AT ग्राफ का भाई, AT ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ रहा है भाई, AT ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। मतलब अब देखोगे किसी भी पॉइंट पर आगे, तो अब आगे भाई स्लोप कहीं पे भी 0, कहीं पे भी 0 है क्या? हाँ है ना। इस हाईएस्ट वाले पॉइंट पे AT ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। इस हाईएस्ट वाले पॉइंट पे AT ग्राफ का स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 होने का मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे कोई भी जर्क नहीं है, हाईएस्ट वाले पॉइंट पे कोई भी जर्क नहीं है, और जर्क की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है भाई, धीरे धीरे कम होती जा रही है इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि स्लोप सबसे ज़्यादा थी, धीरे धीरे स्लोप कम होती गई और इस वाले पॉइंट पे जाके स्लोप 0 हो गई। फिर अब नीचे आएंगे तो स्लोप हो जाएगी नेगेटिव। अब आगे वाले सारे पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है, तो आगे जर्क हो जाएगा नेगेटिव। फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक कोई पूछ ले तो वही वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी होगी। इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मैंने अभी बता दिया, इस लाइन के अंडर का एरिया निकालोगे तो वो 0 आएगा। एरिया अंडर AT कर्व 0 मतलब v की चेंज इन वेलोसिटी 0, मतलब जितनी इनिशियल वेलोसिटी उतनी फाइनल वेलोसिटी। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया जी? समझा पाया। और इस कर्व में क्या होता है यार, जर्क की वैल्यू हमेशा कम होती जा रही है। पहले सबसे ज़्यादा थी इस वाली जस्ट इसके पास वाले पॉइंट पे, धीरे धीरे स्लोप कम होती गई, हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप 0 हो गई, मतलब जर्क 0 हो गया। फिर जर्क की वैल्यू नेगेटिव होना स्टार्ट हो गई, फिर जर्क की वैल्यू नेगेटिव होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से ये ग्राफ इस चीज़ को प्रेजेंट करता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा। फिगर 3.23 gives the xt plot of a particle executing one dimensional SHM। xt ग्राफ दे रखा है भाई एक पार्टिकल का जो क्या कर रहा है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है -ω² x होती है जी। तो आपको कुछ टीचर जी भाई ऐसे बता सकते हैं कि जो x की डायरेक्शन होगी, x की डायरेक्शन यदि पॉजिटिव है भाई तो एक्सेलरेशन में क्योंकि नेगेटिव लगाया आगे, तो यदि x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यदि x की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन आपने अभी SHM पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ा ही नहीं है तो भाई तुम्हें ये रिलेशन भी नहीं पता, ये रिलेशन भी नहीं पता, तो फिर सर ये क्वेश्चन दे कैसे दिया NCERT ने? देखो NCERT आगे वाले चैप्टर के क्वेश्चन पहले दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन
लेकिन इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन के बिना भी सॉल्व करना पॉसिबल है और अपन वही काम करेंगे। जब अपन ने ये चीज़ नहीं पढ़ी तो भाई इसका यूज़ क्यों करें। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा होगा? नहीं। कई कई जगह क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे दे रखे हैं भाई कि आगे वाले चैप्टरों का यूज़ होता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट में जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था वो छोड़ दिया था। सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो छोड़ दिया था। मैंने बता दिया था कि भाई इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली हैं जो यदि आप पूरी फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारे कांस्टेंट पढ़ने पड़ेंगे। आगे बहुत सारे कांस्टेंट पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें यदि एक जगह समराइज़ कर दोगे तब उस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाओगे। तो फिलहाल ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, इसमें आप वो सारी चीज़ें बिना पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो भाई ग्राफ क्या बना हुआ है इसमें? ये बना हुआ है जी, ये बना हुआ है जी। अरे जी मज़ा आ गया जी, आ गया ना मज़ा जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है अभी आप फिक्र मत करो उसके बगैर ये अपना काम बन जाएगा जी। यहाँ पर x = 0 है जी, यहाँ पर 1 है जी, यहाँ पर 2 है जी, यहाँ पर 3 है जी। फिर इधर जाओगे तो -1 है, इधर -2 है। SHM हो रहा है भाई, इसमें SHM हो रहा है, SHM हो रहा है। मतलब ये वाले नीचे वाले सारे पॉइंट है एक ही लाइन में, ऊपर वाले सारे पॉइंट नहीं है तो उसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा अपने को। ये यहाँ तक आएगा, हटा दो, ये ऊपर तक जाएगा जी, ये भी ऊपर तक जाएगा जी। ठीक है, SHM हो रहा है जी, लगातार SHM हो रहा है। अभी आपसे पूछा क्या है, गिव द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल ऑफ पार्टिकल एट t = 0.3 सेकेंड। जब टाइम है जो 0.3 सेकेंड है जी, तो किस किस की आपको साइन बताना है? पोजीशन का, वेलोसिटी का एंड एक्सीलरेशन का। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का साइन कब बताना है? जब टाइम = 0.3 है। ये ग्राफ है x और t के बीच में, तो टाइम 0.3 कहाँ पर होगा? क्योंकि ये भाई इस जगह पे टाइम होगा 0.5, तो 0.3 टाइम कहीं यहाँ पर होगा, इस जगह पर कहीं 0.3 होगा भाई, 0.3 होगा। समझ रहे हो ना? इस जगह पर कहीं 0.3 होगा। मेरा पेन का कैप गिर गया, मैं लेके आ रहा हूँ। अरे मिल गया जी, मिल गया, पेन का कैप मिल गया मुझे। ठीक है, तो अभी मैं क्या आपसे बोल रहा था, ये बोल रहा था 0.3 सेकेंड मतलब कहीं यहाँ पर है भाई। 0.3 सेकेंड मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आएगा अपने पास। अब ये बताओ 0.3 के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे ये ग्राफ को जब ये कट कर रहा है भाई, जब ये ग्राफ को इस जगह पे कट कर रहा है जी, समझ रहे हो जी? जब ये ग्राफ को कट कर रहा है इस जगह पे, तो पोजीशन वेक्टर क्या है? इस लाइन के ऊपर क्या x पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे क्या x नेगेटिव। इसने डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करी, पोजीशन की बात करी, प्योर पोजीशन की। तो x के ऊपर मतलब इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर सारी x की वैल्यू पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे सारी x की वैल्यू नेगेटिव। तो इस वाले पॉइंट पे जब t की वैल्यू 0.3 है भाई, तो x नीचे आ रहा है मतलब पोजीशन है नेगेटिव, मतलब x = नेगेटिव, x का साइन आ गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी की जी। 0.3 सेकेंड पे मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालोगे कैसे? एक्स टी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे आती है? उस पॉइंट पे स्लोप, उस पॉइंट पे स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे एक खींचो टेंजेंट, कॉन्जिजेंट, टेंजेंट, ये सब चलना बंद हो गया क्या आज? इस वाले पॉइंट पे खींचो जी टेंजेंट, ये पॉइंट है आपका, यहाँ पर टेंजेंट कुछ इस तरह से बनेगी। अब ये बताओ इस टेंजेंट की स्लोप क्या है? ग्रेटर देन 90 एंगल बना रही है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। एक्स टी ग्राफ की स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि एक्स टी ग्राफ की स्लोप भी वेलोसिटी देती है, तो वेलोसिटी नेगेटिव। अब भाई मैंने अभी जो रिलेशन बताया था a = -ω²x, ये पोजीशन और एक्सेलरेशन का रिलेशन है। इससे x की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो a की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, लेकिन अभी अपने को ये रिलेशन नहीं पता है, ये रिलेशन नहीं पता है, तो अपन डायरेक्ट ये अपोजिट वाला रिलेशन नहीं लगाएंगे। x नेगेटिव है तो a पॉजिटिव और x पॉजिटिव है तो a नेगेटिव, क्योंकि ये अपने को नहीं पता है। तो अपन क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना हो आपको, किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना हो आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, उस पॉइंट के जस्ट पहले वेलोसिटी की वैल्यू देखो और उस पॉइंट के जस्ट बाद में वेलोसिटी की वैल्यू देखो। पॉइंट के जस्ट पहले, पॉइंट के जस्ट बाद वेलोसिटी की वैल्यू देख लो, और पॉइंट के जस्ट पहले वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालोगे? उस पॉइंट से जस्ट पहले स्लोप और उस पॉइंट के जस्ट बाद में स्लोप। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक जब आप बढ़ते जा रहे हो, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक जब आप बढ़ते जा रहे हो, आगे चलते जा रहे हो, तो भाई ये पूरा मैं क्या करूँगा, आपको अलग से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी, अलग से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और ऐसा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आज के बाद
आज के बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, आज के बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एक्स टी ग्राफ बना लिया मैंने, और वो एक्स टी ग्राफ कुछ इस तरह का है जी। ये है एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ कुछ इस तरह का है जी। समझ गए जी, बात पकड़ में आई आपकी। अब ये बताओ, इस वाले पॉइंट पर ये स्लोप है, इस वाले पॉइंट पर ये स्लोप है, इस वाले पॉइंट पर ये स्लोप है, और इस वाले पॉइंट पर ये स्लोप है। लगातार एंगल की वैल्यू भाई बढ़ती जा रही है, लगातार एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग। तो एक्स टी ग्राफ की स्लोप इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। समझ गए, स्लोप पॉजिटिव है, हर पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इक्वल्स टू पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू पॉजिटिव। ये बात मानते हो, क्योंकि एक्स टी ग्राफ की स्लोप ही तो वेलोसिटी देती है। यदि स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में भी वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, पॉजिटिव में भी वो लगातार इंक्रीज होती जा रही, पॉजिटिव में भी वो लगातार इंक्रीज होती जा रही, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और लगातार इंक्रीज होती है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन में है भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन इसको सपोर्ट कर रहा होगा, तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यदि कॉनकेव अप टाइप का ग्राफ हो एक्स टी, उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अब आप सोचोगे सर दूसरी साइड से बताओ, ये साइड तो हम समझ गए भाई, दूसरी साइड से एक्सप्लेन करो सर। दूसरी साइड से एक्सप्लेन कर देंगे भाई, ऐसी क्या बात है, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस ग्राफ, इस वाले पॉइंट पे स्लोप कितनी, इस वाले पॉइंट पे, तो ये तो एक्स के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू 0 है। इस वाले पॉइंट पे तो वही, क्योंकि ये पैरेलल आ गया भाई, एक्स के पैरेलल आ गया। ठीक है इस वाले पॉइंट की स्लोप ये रही, इस वाले पॉइंट की स्लोप ये रही, इस वाले पॉइंट की स्लोप कुछ ये रही, मतलब इसके हाईएस्ट पॉइंट से, मतलब इधर वाले पॉइंट से नीचे जब आते जा रहे हैं भाई, जब नीचे आते जा रहे हैं तो नेगेटिव में एंगल बढ़ता जा रहा है भाई। नहीं समझा? यदि ये डायरेक्ट भाई ऐसी लाइन बनती, ऐसी लाइन बनती, यदि लाइन ऐसी बनती, मतलब टेंजेंट कुछ ऐसी वर्टिकल बनती, मतलब टेन थीटा की वैल्यू भाई होती है यहाँ पे 90, और टेन थीटा 90 का मतलब टेन थीटा 90, टेन 90 होता है इनफाइनाइट, वैल्यू इनफाइनाइट नॉन डिफाइन होती है, पर मिला के इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होती इस पॉइंट पे। अब स्लोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 90 से एंगल कुछ बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे एंगल 90 से बढ़ता है, तो भाई मैंने यहाँ पर 109 मतलब 10 की बढ़ती हुई वैल्यू लिखी है, 10 की बढ़ती हुई वैल्यू लिखी है, 10 की बढ़ती हुई वैल्यू लिखी है। ठीक है, मैं अच्छे समझ जाता हूँ। जब 10, मैं ये बात तो समझ रहे हो ना आप, इस वाले पॉइंट से, जब सबसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब आते जा रहे हो, तो थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होती जा रही। नहीं समझी यार, नहीं समझी, नहीं समझोगे। ये भाई ये ग्राफ है, इस वाले पॉइंट पे स्लोप लगभग 90 है। ठीक है, धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हो तो स्लोप बढ़ती जा रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, नेगेटिव में, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले इस ऊपर वाले पॉइंट पे थीटा 99 हो गया, फिर आगे जा रहे हो तो हो जाएगा भाई, इससे बढ़ता ही जाएगा, तो ये 120 हो गया, फिर 130 हो गया, 140, 150, 160, और इस वाले पॉइंट पे जाओगे तो, क्योंकि एक्स एक्सिस इस वाले से एंगल लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट पे जाके थीटा हो जाएगा 180, और 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 180 की वैल्यू 0, जो 0 की वैल्यू होती है वो 180 की हो जाएगी। अब देखो 99 की वैल्यू आ रही है -6.3137। अच्छा, आप सोचोगे क्या सर ये हर बार मुझे ऐसा सोचना है कि नहीं यार, मैं सिर्फ एक बार एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको, दिल से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको ये बार बार चीज़ें नहीं सोचनी पड़े कि सर इसमें जब टेन थीटा ऐसा अपवर्ड होता है तो आप एक्सप्रेशन पॉजिटिव क्यों ले लेते हो, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो ये बात समझ रहे हो, जब 99 है, 10 की वैल्यू 99 है, तो वैल्यू आती है -6.317। जब 10 भाई और बढ़ता जाएगा, मतलब 109 जब हो गया 10, तो वैल्यू देखो
2.942। अब 10 जब और बढ़ गया 158 हो गया, डायरेक्टली मैं ले लेता हूँ 0.4040 वैल्यू आती है। जब 10 168 हो जाता है भाई तब 0.2125 वैल्यू आती है। जब 10 178 हो जाता है भाई तो -0.03492। जब 10 180 हो जाता है तो वैल्यू हो जाती है 0। अब एक बात ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे 10 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू 90 से बड़ी है, 90 से छोटी होती तो वैल्यू पॉजिटिव आती थीटा में, लेकिन सारी वैल्यू 90 से बड़ी है तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है सारी की सारी, बस 180 को छोड़ के 180 पे तो 0 ही हो गया, वो 180 पे 0 हो गया। अब इनका देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो नेगेटिव में वैल्यू तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एक्स एक्सिस पे यदि इसको ड्रॉ करोगे भाई एक्स में, तो पहली वैल्यू आ रही है -6.3, दूसरी वैल्यू -2.9, तीसरी वैल्यू -0.40, फोर्थ वैल्यू -2.25, फिर -0.3492 और इस जगह पे 0 वैल्यू हो गई। तो क्या हो रहा है इसमें नेगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है, नेगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है, नेगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई वेलोसिटी एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी, और एक्स टी ग्राफ ही है ये। मतलब वेलोसिटी जब 90 से ऊपर जाएगी तो हर जगह पे नेगेटिव आएगी, पहली बात तो ये 90 से लेके 180 तक वैल्यू नेगेटिव आएगी इस रेंज में, पहली बात। और जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू क्या होती जाएंगी, ये वैल्यू कम होती जाएंगी, नेगेटिव डायरेक्शन में कम होती जाएगी। तो पहले वेलोसिटी कुछ ज़्यादा थी -6.3, एंगल और बढ़ा तो वैल्यू कम हो गई, नेगेटिव में कम हो गई। पहले नेगेटिव में ये चल रहा था 6 की स्पीड से, फिर चला एंगल और बढ़ा दिया तो एंगल अब नेगेटिव में चल रहा है 2 की स्पीड से। मतलब नेगेटिव में वेलोसिटी कम होती जा रही है, पहले नेगेटिव में भाग रहा था ये, फिर नेगेटिव में कम होती जा रही वेलोसिटी। पहले 6 से जा रहा था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव हो गई, पहले नेगेटिव में 6 से भाग रहा था, फिर नेगेटिव में ये 2.9 से भागा, फिर नेगेटिव में 0.24 से, फिर 2.25 से, फिर 0 हो गया 180। तो भाई नेगेटिव में वेलोसिटी कम होने का मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा होगा, तभी तो नेगेटिव वेलोसिटी कम होती जा रही है, तभी तो नेगेटिव वेलोसिटी कम होती जा रही है जी, समझ रहे हो जी। कब कम होती जा रही है, क्योंकि कब होगी, नेगेटिव वैल्यू है, ये तो अपने को पता चल गया कि भाई 90 से लेके 180 तक वैल्यू नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव में भी कम होती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा जी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी तो नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी एंगल बढ़ाने पे कम होती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, एक्स टी ग्राफ को जब ऐसे लिखते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव आती है, तो ये बात आप समझ गए। इसका जस्ट अपोजिट होता है जब ग्राफ आपका ऐसे करके बनाओ, जब एक्स टी ग्राफ एक्स और टी के बीच में ग्राफ यदि ऐसा हो, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड हो तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये बात आप समझ गए होंगे। जब कॉनकेव अपवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ये बात आपको पता करनी है कैसे आएगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि वेलोसिटी लेना और देखते जाना वेलोसिटी कम होती जा रही है, यहाँ बढ़ती जा रही है, समझ गए जी। तो उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा और अपवर्ड वाले केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, ये बात समझिए। अब देखो, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। 0.3 पे पूछा था तो अपन ने देख लिया, सबसे पहले पोजीशन की वैल्यू पॉजिटिव थी, पोजीशन पॉजिटिव, पी की वैल्यू पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी क्योंकि एंगल जो 90 से बड़ा बन रहा है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड है। दूसरा इसने पॉइंट दिया था जब टाइम 1.2 सेकेंड है जी, जब टाइम 1.2, यहाँ पे वैल्यू होगी टाइम की 1.5, 1.2 कहीं यहाँ पे होगा भाई 1.2, तो 1.2 मतलब ये वाला पॉइंट, और इस वाले पॉइंट पे पोजीशन क्या है, इस वाली लाइन के ऊपर है, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, पोजीशन पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव क्योंकि इस वाली लाइन एक्स टी ग्राफ की स्लोप ही तो बताती है वेलोसिटी, तो इस वाले पॉइंट पे स्लोप कैसी है, थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, मतलब टेन थीटा पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव क्योंकि एंगल ये। अब बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो सीधी सीधी बात है यार, क्योंकि ग्राफ ऐसा बन रहा है ना भाई, ऐसा बन रहा है मतलब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव,
यदि कॉनकेव अपवर्ड होता तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता, और ऐसा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ऐसे में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है, कॉनकेव अपवर्ड होता है तो इसमें नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो जी, समझ रहे हो, या समझ गए। ये आपको अभी इसका पता करना है, पूरा ढंग से सोचना है कि इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आता है, ऐसे ही टेबल बनाना। ये भाई बात समझने में टाइम लगेगा। एक बार आप जब समझ गए ना, फिर आपको ये चीज़ें बार बार नहीं करके देखनी, फिर तो डायरेक्ट करना है कॉनकेव अप, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। लेकिन किसी पॉइंट पे आप अटक गए, कोई ऐसा ग्राफ आ गया कि जिसमें आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करो, जो भी ग्राफ दे रखा है उसमें आपको पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट दे दिया, ये कोई भी पॉइंट दे दिया, इस पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये एक्स टी ग्राफ है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट से जस्ट पहले वेलोसिटी देखनी है और इस पॉइंट से जस्ट बाद में वेलोसिटी देखनी है। यदि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। यदि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये नहीं एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसका मतलब ये जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। तो यदि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव हुई भाई, यदि वेलोसिटी पॉजिटिव हुई और वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में और बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। यदि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन वो कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन इसका अपोज कर रहा होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। सेम ये वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन उसका अपोज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। कॉन्सेप्ट बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट जी क्लियर हुआ जी कि नहीं हुआ जी? इस वाले पॉइंट पे आप सेम ऐसे कर सकते हो, फिर कोई भी पॉइंट पूछ ले, अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यदि कॉनकेव अप होगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कॉनकेव डाउन होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव, और वेलोसिटी और पोजीशन तो आप बता ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो वेलोसिटी ये वाला देखो, मैंने आपके लिए 10 की सारी वैल्यू नोट करके रखी, ये आप भी करना है, इसको आप भी कोशिश करना, ये आप भी समझ जाओगे, आपको भी मज़ा आ जाएगा जी। ऐसा मत सोचना कि बार बार 10 करना पड़ेगा सर, क्या एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा यार, बस एक बार बस समझने के लिए था ये तो, कि यार 10 की वैल्यू में क्या अंतर आता है, कैसे क्या हो जाता है, समझने के लिए था। नेक्स्ट एक आपको दे रखा है फिगर, गिव्स द xt प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर शोन। 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसने लैंग्वेज में खेल दिया भाई, लैंग्वेज में खेल गया ये। आपको एक्स जी टी जी ग्राफ दिए हैं जी, ग्राफ कुछ इस तरह से है जी, ठीक है जी। ये 1 है जी भाई, यहाँ पर कुछ 2 है जी, ये 2 है जी, ये इंटरवल सेम है टी, ये भी टी है, ये मतलब ये टी है, इंटरवल सेम है, लास्ट है ये कुछ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आपसे इसमें क्या पूछा है भाई, आपसे इसमें क्या, ये इंटरवल सेम है, मतलब यहाँ पे यदि T2 मान लो, ये T1 है, ये T4 है, ये T3 है, ये T5 है, नहीं ये T6 है, ये T5 है। इसका मतलब समझ रहे हो, T2 माइनस T1 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू T6 माइनस T5, ये इंटरवल सेम है, समझ गए आप। ये डिफरेंस तीनों सेम है, ऐसा इसने बता दिया। In which interval is the average speed greatest and in which is it least? एवरेज स्पीड कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है? सबसे पहले फॉर्मूला निकालो भाई। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इस ग्राफ के अलॉन्ग कैसे निकालोगे? मान लो ये पोजीशन x2 है, ये पोजीशन x1 है, ये पोजीशन x4 है, ये x3 है, ये भाई x6 है, ये भाई x5 है। टोटल टाइम, सबके टाइम इंटरवल सेम है, ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल, नीचे तो सारी तीनों के लिए वैल्यू सेम आएंगी। अब
डिफरेंस आएगा सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू में, और उसी की वजह से एवरेज स्पीड में डिफरेंस आएगा। तो ये बताओ x2 माइनस x1 और x4 माइनस x3 और x6 माइनस x5, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी? तीनों में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है जी? सबसे मैक्सिमम वैल्यू है x6 माइनस x5 की, ये सबसे हाईएस्ट है इन तीनों में। बाकी वैल्यू इससे छोटी है भाई, बाकी वैल्यू इससे छोटी। अब आप बोल सकते हो कि सर ये वैल्यू तो नेगेटिव भी है ना, x6 की वैल्यू नेगेटिव में आएगी कुछ और x5 की वैल्यू नेगेटिव में, और x6 की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी तो x6 माइनस x5 करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। उससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि यहाँ पर स्पीड में नेगेटिव से मतलब ही नहीं होता। स्पीड में आप साइन नहीं लेते हो, स्पीड में साइन नहीं लेते, वेलोसिटी में लेते हैं साइन। तो स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, भले ही नेगेटिव आए चाहे कुछ भी आए, नेगेटिव आ जाए तो भी आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसको मोड ही लेना पड़ेगा उसका, क्योंकि उसमें स्पीड में साइन से कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा इंटरवल जो होगा ना x2 माइनस x1, x3 माइनस x4, x2 माइनस x1 में, उसी में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, एवरेज स्पीड। तो भाई मुझे सबसे ज़्यादा इंटरवल इसमें दिख रहा है, तीनों में देख लो सबसे ज़्यादा इंटरवल इसमें। तो इसका मतलब भाई सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड इस वाले पॉइंट पर है, इस वाले ग्राफ में सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड आएगी। ये बात समझे आप? समझे? नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या पूछा है, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। अब बात कर दी इसने एवरेज वेलोसिटी के साइन की, अब इसने बात कर दी एवरेज वेलोसिटी के साइन की। तो भाई जब साइन की बात आ जाएगी, जब साइन की बात आ जाएगी, तब भाई आ जाएगी अपनी वेलोसिटी की बात, क्योंकि साइन तो वेलोसिटी में ही होता है, स्पीड में कोई साइन नहीं होता। तो एवरेज वेलोसिटी वो भी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा इस बार, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम नीचे तो टाइम डिफरेंस ये भी सेम, ये भी t2 माइनस t1, ये मतलब नीचे तो तीनों के लिए वैल्यू सेम आएगी, तो इसमें नीचे वाली वैल्यू तो सेम है। अब ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फर्स्ट वाले के लिए x2 माइनस x1 हो जाएगी, सेकंड वाले के लिए वैल्यू हो जाएगी x4 माइनस x3। नीचे तो वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि ये डिफरेंस सेम है, टाइम डिफरेंस की वैल्यू t मान लेता हूँ, t2 माइनस t1, ये सारी वैल्यू इक्वल टू t कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए x4, ये सेकंड के लिए ये रहा, फर्स्ट के लिए ये रहा, थर्ड के लिए क्या है x6 माइनस x5 अपॉन t, ये भी टाइम इंटरवल t है। अब तीनों में से ये देख के बताओ x2 इज ग्रेटर देन x1, पॉजिटिव है, x2 देखो ये पॉइंट है, x1 ये पॉइंट है, ये मैं मान के चल रहा हूँ ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 3 है, ऐसे x4 की वैल्यू x3 से ज़्यादा है, तो x4 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 8 है और ये वैल्यू 7 है। तो x4 इज ग्रेटर देन x3, पॉजिटिव में मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे x2 इज ग्रेटर देन x1, तो ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। x6 और x5 में देखो, x6 की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन x5 से ज़्यादा नेगेटिव है। x6 की वैल्यू यदि -6 हुई तो x5 की वैल्यू उससे कम होगी नेगेटिव में, तो -5 होगी। अब देखो -6 माइनस -5, तो ये वैल्यू आ जाएगी -6 + 5 मतलब -1। सिर्फ इस वाले ग्राफ में भाई एवरेज स्पीड नेगेटिव आ रही है, बाकी दोनों में पॉजिटिव आ रही है, बाकी दोनों में पॉजिटिव आ रही है, बाकी दोनों में पॉजिटिव आ रही है। अब इसमें एक खेल हो सकता है, आप ये सोच सकते हो कि मज़ा आएगा भी क्वेश्चन है। आप ये सोच सकते हो कि ये ग्राफ यदि नीचे जा रहा होगा तभी एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी तक, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। मैं एक टाइम इंटरवल ऐसा ले लूँ जो टाइम इंटरवल तो यही सेम है, लेकिन भाई मज़ा आ जाएगा। ये यहाँ पर इस ग्राफ का पीक है भाई, ये इस ग्राफ का पीक है। इस जगह पे जो वेलोसिटी है भाई, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट है x5, और इस वाले पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x6। तो फाइनल माइनस इनिशियल में करूँगा। अब यदि मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा मतलब x6 माइनस x5 करूँगा, तो x6 की वैल्यू भाई देखो कम है, x6 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यदि x6 की वैल्यू यदि 5 है तो x5 की वैल्यू उससे ऊपर है भाई, x5 की वैल्यू उससे ऊपर आ रही है, वो मतलब 6 हो सकती है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। टाइम इंटरवल सेम होते हुए भी, यदि टाइम इंटरवल सेम है लेकिन फाइनल वेलोसिटी कम हो गई इनिशियल वेलोसिटी से पॉजिटिव में जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, फाइनल पोजीशन की वैल्यू कम आ गई
इनिशियल वाले से तो भाई ऊपर ग्राफ होते हुए भी एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि आपको कहीं ये दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बैठ जाए कहीं कि भाई जो नेगेटिव नीचे आती है एक्स से तभी वो नेगेटिव आएगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको पोजीशन की वैल्यू देखनी पड़ेगी। आप इस ग्राफ को समझ तो पाए ना मैं कैसे बनाना चाह रहा था इसको। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ भाई, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जी। ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका, और ये जो आगे जाओगे जब ये वाला पॉइंट हाईएस्ट हो गया जी, ये वाला पॉइंट हाईएस्ट हो गया, ये पॉइंट ये मैं मान लेता हूँ T3 है, ये T4 है, और डिफरेंस तो T है, जो यहाँ का डिफरेंस था यहाँ का डिफरेंस था, ये भी डिफरेंस तो सेम है भाई, ये टाइम डिफरेंस सेम है, मतलब नीचे तो वैल्यू सेम आएगी, टाइम डिफरेंस की ऊपर भी वैल्यू चेंज आएगी। ये जब पॉइंट हाईएस्ट हो गया, मैं मान लेता हूँ इसको x4, तो जिसके आगे वाला पॉइंट x3 x6 x5 ये इससे कम आएगा ना, समझ रहे हो। तो x5 माइनस x4 की वैल्यू आएगी, x5 की वैल्यू कम है, वो वैल्यू हो सकती है 6 हो, x4 की वैल्यू क्या उससे ज़्यादा होगी, मैं मान लेता हूँ 7 होगी, तो 6 माइनस 7 समझ रहे हो, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ऊपर होते हुए ग्राफ को। ये बात को ध्यान रखना यार, नहीं तो लुट जाओगे जी। अच्छे से कोण से अपने पकड़ लेना कि नहीं तो आप कोण की तरह बन जाओगे, एकदम कोण जी बन जाओगे, कोण। लास्ट ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया एक पार्टिकल के मोशन का अलॉन्ग ए कांस्टेंट डायरेक्शन, 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर शोन। इसमें भी देखो इसने एक बढ़िया लैंग्वेज लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, पढ़ के मजा आ गया, दिल गदगद हो गया। 3 क्या लिख रहा है ये, 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और पहले वाले में इसने लिखा था 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 3 डिफरेंट। अभी वाला जो क्वेश्चन था ना, अभी मैंने बताया, उसमें क्या लिखा है इसने लैंग्वेज कि 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 3 अलग अलग लेकिन तीनों सेम इंटरवल ऑफ टाइम दे रखे थे। तीनों अलग अलग थे ना यार, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, लेकिन तीनों की वैल्यू सेम थी। लैंग्वेज पढ़ो यार, एनसीईआरटी की बहुत मज़ा आता है, हर वर्ड में खेलने की कोशिश करिए भाई, हर वर्ड में मज़ा आता है मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा के। जे एडवांस का जो लेवल है ना वो ये टच करते हैं भाई, यदि क्योंकि आप बेसिक पूछते हैं और बेसिक ही आईडी एडवांस वाले बेसिक पूछे, आप सोचोगे ना बहुत एडवांस क्वेश्चन, गलती मत कर देना, बहुत बेसिक पूछ लेते हैं, इतने बेसिक कि स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है यार। स्टूडेंट क्या पहुँचता है, ऐसे क्वेश्चन यू डी वाला वी क्वेश्चन यू प्लस ए टी वी स्क्वायर क्वेश्चन यू स्क्वायर प्लस 2as, और इनका इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला याद कर लेता हूँ, ए क्वेश्चन टू डी वाई डी टी वी क्वेश्चन टू डी एक्स वाई डी टी, और ये जर क्या होता है डी ए वाई डी टी, डायरेक्ट फॉर्मूला भी सवाल आ गया तो करके आ जाऊँगा, नहीं आया तो चला आऊँगा। लेकिन एडवांस से खेलेगा आपसे, बेसिक में जाएगा यार, वो आपसे पूछ लेगा कि एक्सेलरेशन की जगह पूछ लेगा कि भाई इस क्वेश्चन में आप ये बता दो कि इसका डी एक्सेलरेशन क्या है, या फिर वो क्या पूछ लेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को जो बोलते हैं वो वैल्यू बात बोल देगा कि इसका ये बताओ भाई। अभी जो क्वेश्चन कराया था ना मैंने, पहले क्वेश्चन कराए थे, उसमें मज़ा आया था ना, तो आप सोचोगे कुछ और हो जाएगा कुछ और। यही यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, नो टेंशन। बेसिक क्लियर नहीं है, नीट में कूद पड़ो, आप नीट में जाओ भाई, नीट वाले क्या बेसिक कोई मतलब नहीं भाई, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला आता है आंसर क्लिक कर दो, थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, 3 इक्वल इंटरवल दे रखे हैं इसमें, इन विच एवरेज एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप करो, मैं आपको समझा देता हूँ, वीटी ग्राफ दे रखा है भाई, वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी, और ग्राफ कुछ इस तरह से है जी, ऊपर गया जी, नीचे गया जी, फिर ऊपर गया जी, यहाँ पर ये पॉइंट नंबर अपना है बी, डी यहाँ पर है पॉइंट नंबर ए, ये वीटी। अब मैं पहले आपसे ये पूछ लूँ, आप कुछ वैल्यू नहीं दे रखी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी। मैंने डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया पॉइंट नंबर ए का, पॉइंट नंबर बी का, पॉइंट नंबर डी का एक्सेलरेशन बताओ, डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली,
डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली और आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आगे दे रखी, आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्योंकि वी टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलेरेशन। ए पॉइंट पर जो स्लोप होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, बी पॉइंट पे जो स्लोप होगी वो भी एक्स के पैरेलल होगी, और डी पॉइंट पे जो स्लोप होगी वो भी एक्स के पैरेलल होगी। यदि एक्स के पैरेलल हैं भाई तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। यदि थीटा 0 मतलब टेन थीटा की वैल्यू भी 0, टेन थीटा 0 मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब एक्स स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलेरेशन। तो ए 0, ए बी 0, ए डी 0, मतलब तीनों का एक्सेलेरेशन निकाल दिया, कितनी वैल्यू है, 0। कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू बिना दिए हुए भी एक्सेलेरेशन पूछ सकता है आपसे, और देखो कैसे मज़ेदार आया। फिर आपसे पूछ लिया इन सब में से किस पॉइंट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, तो आप स्लोप देखने लगोगे, पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, किस पे स्लोप ज़्यादा है। अरे डायरेक्ट भाई बाई एक्सिस स्पीड को ही बता रही है, तो देख लो इसमें से सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट है। तो मुझे तो भाई सबसे ऊपर पॉइंट डी दिख रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड किस पॉइंट की है, पॉइंट नंबर डी की। खत्म खेल, खेल खत्म हो गया, यहाँ पर खेल खत्म हो गया। इन विच इंटरवल एवरेज एक्सेलेरेशन हैज़ ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। एवरेज एक्सेलेरेशन 3 इक्वल टाइम इंटरवल आपको बना रखे हैं भाई, कहीं ना कहीं पे ऐसे ऐसे करके 3 इक्वल बना रखे हैं, 3 इक्वल बना रखे हैं। वही आपसे पूछ लिया कि एवरेज एक्सेलेरेशन की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगी। एक तो पूछ लिया एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो आपको साइन के बारे में कोई ध्यान नहीं देना। इंटरवल ये वाले टाइम इंटरवल्स तीनों सेम है। एवरेज एक्सेलरेशन वो क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों जगह सेम है। तो आपको v2 माइनस v1 देखना है, मतलब ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ऐसे यहाँ पर भी ऊपर और नीचे वाले पॉइंट का, ऐसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नीचे वाले पॉइंट का, ये देखना ये डिफरेंस जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा होगा भाई v2 माइनस v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। साइन से मतलब नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें ये पॉइंट फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा, इसमें ये वाला पॉइंट क्योंकि आगे जाते जा रहे हैं ना, तो ये वाला पॉइंट फाइनल होगा b4 और ये इनिशियल होगा। इसमें भी नीचे जा रहे हैं तो ये फाइनल पॉइंट होगा और ये इनिशियल पॉइंट होगा। तो जहाँ पर भी ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, आपको मॉड लेना है, क्योंकि इसने क्या बोला एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहाँ पर हाईएस्ट होगा। तो आपको साइन से मतलब नहीं है, कहाँ पर भी जो भी साइन हो आप देख लेना, साइन से मतलब नहीं है, बस ये v2 माइनस v1 की, मतलब जिनके डिफरेंस सबसे ज़्यादा जहाँ पर भी होगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे मैक्सिमम होगा, जैसे अभी निकाला था। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है किस जगह पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव और किस जगह पे नेगेटिव है। तो v2 माइनस v1 अब साइन के साथ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि v2 की वैल्यू बड़ी है और v1 की वैल्यू छोटी है, और पॉजिटिव है दोनों। तो v2 की वैल्यू बड़ी है मतलब ये वैल्यू 6 है, तो ये वैल्यू 4 होगी, या फिर कुछ भी होगी लेकिन इससे कम होगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही सेम इसमें देखोगे तो v4 माइनस v3 दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, स्पीड ऊपर की साइड है ना तो पॉजिटिव है, ये v3 भी पॉजिटिव, v4 भी पॉजिटिव। v4 की वैल्यू लेकिन छोटी है v3 से, मतलब यदि v3 की वैल्यू है भाई, v3 की वैल्यू यदि 7 है, 7 क्यों मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3। यदि v3 3 है तो v4 की वैल्यू इससे कम होगी तो वो होगी, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ऐसे सेम यहाँ पर देख लेना, उसमें भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। समझ गए, समझ गए ना यार, समझ गए, ऐसे करके निकाल देंगे। अच्छे क्वेश्चन इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कौन से सेप्ट, कौन से सेप्ट जी, कॉन्सेप्ट। ये कौन सी दुकान पे मिलते हैं जी, 10 वाला बिस्किट कितने का दिया जी, ये उस दुकान पे मिलते हैं। ये किस दुकान में मिलते हैं, जहाँ पर ये पूछा जाता है कि 10 वाला बिस्किट कितने का दिया जी। तो ये वाली बात हो गई भाई। अभी क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जो क्वेश्चन पिछली बार छूट गया था भाई। ग्राफ है, 4 ग्राफ दे रखे हैं, उनमें से पूछ लिया आप में से कि कौन सा ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब मोशन कैसा हो, 1D एक डायमेंशन में मोशन हो, तो इन ग्राफ में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये है आपका XT ग्राफ, ये वाला ग्राफ है जी XT ग्राफ, XT। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? मोशन याद रखना 1 डायमेंशन मोशन है, एक ही डायमेंशन में मूवमेंट हो सकता है, या तो x मान लो या y या z कुछ भी मान लो, लेकिन एक ही डायमेंशन होगी। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, बताओ। यदि एक ही डायमेंशन में मोशन हो रहा है तो क्या सेम टाइम पर, यदि टाइम t इक्वल्स टू t1 है, जब टाइम t इक्वल्स टू t1 मतलब सेम टाइम पे इसकी दो पोजीशन हो जाएंगी क्या। एक ही पोजीशन ये मान लो x1 है और ये x2 है,
सेम टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल है क्या? यदि 1D मोशन है तो, यदि 1D मोशन है तो सेम टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल हैं या नहीं? सेम टाइम पर, एक टाइम पे कोई भी पार्टिकल एक जगह रहेगा ना, यदि 1D मोशन है तो, यदि 1 डायमेंशन मोशन है तो एक पार्टिकल भाई एक जगह रहेगा, जैसे ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, तो किसी टाइम पे या तो ये यहाँ हो सकता है, या तो ये यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, लेकिन सेम टाइम पे दो दो जगह तो नहीं हो सकता यदि इसके पास कोई जादू नहीं है, और अपने पास ये जादू है नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में यदि मोशन है तो एक टाइम पे दो दो जगह। यदि ये मोशन 2D होता भाई, 2D होता, एक्स में भी जाता वाई में भी जाता, तो एक ही टाइम पे सेम टाइम पर इसमें एक्स में भी कुछ चला होता और ये वाई में भी कुछ चला होता। यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये एक्स में x1 चला है, वाई में y1 चला है, मतलब एक ही टाइम पर सेम टाइम पर इसकी दो दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं पोजीशन की। एक्स में कुछ अलग आएगी, वाई में कुछ अलग वैल्यू आ सकती है यदि मोशन 2D होता तो। लेकिन 1D मोशन है तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पर दो दो जगह होना पॉसिबल नहीं है, बशर्ते इसमें जादू ना हो भाई, यहाँ पर भी हूँ मैं वहाँ पर भी हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं। दूसरा ग्राफ क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जी। अब बताओ, यहाँ पे जो मान लेता हूँ t = t1 है, ये मान लेता हूँ ये वेलोसिटी है v1, ये पॉजिटिव है, और सेम नीचे यदि टकरा रही है तो ये मान लेता हूँ -v1 है, -v1 प्लस v1 है ऊपर, -v1 है नीचे। टाइम सेम है, t = t1, तो ये भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। जब टाइम t = t1 है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और इसकी वेलोसिटी भाई नेगेटिव भी है। ऐसा हो सकता है क्या? एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, समझ रहे हो? 1D में एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी नेगेटिव में भी, तो भाई दो दो वेलोसिटी कैसे होंगी यार उसकी? अब आप बोल सकते हो, अब आप मुझसे बोल सकते हो ऐसा हो सकता है ना सर कि इसकी वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन में +5 हो और नेगेटिव में -3 हो, तब भी भाई नेट वेलोसिटी तो इसकी +2 आएगी, और जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेट वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन में ही आएगी। नेट वेलोसिटी हमेशा एक ही होगी एक पॉइंट पर, दो दो वेलोसिटी नेट वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। मैं अब एक होशियारी कर देता हूँ, इसको मिला देता हूँ VX ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। अब मुझे बताओ, ये 1D सेम वही 1D है भाई, 1 डायमेंशन है, इसको मान लेता हूँ x = s1। क्या सेम पोजीशन पे दो दो वेलोसिटी हो सकती है क्या? एक +v और एक +v1, एक -v1 हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। अब ये ग्राफ पॉसिबल हो जाएगा, भले ही 1D मोशन है तब भी हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा हो भाई, इस डायरेक्शन में जा रहा हो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 हो, फिर क्या करेगा वो, कुछ टाइम के बाद वो लौट के आ रहा होगा, पोजीशन अब भी सेम है x = x1, लेकिन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाए -v1, हो सकती है ना? पॉइंट सेम है, पोजीशन सेम है, एक बार क्योंकि इधर जा रहा था तो वेलोसिटी v1 इधर थी, और लौट के आ रहा है तो -v1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये VX ग्राफ होता तब ये पॉसिबल था, एक सेम पोजीशन पे दो दो वेलोसिटी पॉसिबल है, जाते टाइम इस डायरेक्शन में v1 है, लौटते टाइम इस डायरेक्शन में v1 हो गई, लेकिन पोजीशन तो सेम ही है, x = x1। टाइम के लिए पॉसिबल नहीं, यदि वेलोसिटी टाइम बनेगा तो टाइम तो भाई एक ही बार आता है ना, एक टाइम तो एक ही बार आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अभी जाते टाइम भी 2 सेकंड हो रही थी और जाके लौट गया तो भी 2 सेकंड, अब तो टाइम चेंज हो गया भाई, टाइम चेंज हो गया। तो VT ग्राफ पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी, लेकिन VX ग्राफ होता तो ये पॉसिबल हो जाता। मज़ेदार, मज़े आ रहे हैं ना भाई। लास्ट क्वेश्चन देखते, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। स्पीड टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बना दिया आपका, स्पीड टाइम ग्राफ भाई कुछ इस तरह से बना दिया, देखते ही बताओ ये स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, स्पीड कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है भाई, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। फटाफट इसको हटा देना, फटाफट हटा देना, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नेक्स्ट ग्राफ को भी देखते ही बता दो, ये टाइम है इधर, ये है पाथ लेंथ। आप 1D मोशन कर रहे हो, 1D इधर गए, ठीक है, ये मान लेता हूँ यहाँ पे x = 0 है, यहाँ पे x = 10 है, फिर आप लौट के आए भाई, लौट के इतना लौट के आ गए कि x = -10 पे चले गए।
यहाँ से यहाँ तक जाने की पाथ लेंथ 10 हो गई पाथ लेंथ। यदि ये लौट के यहाँ तक चला गया, पहले इधर गया, तो पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ जो होगी पाथ लेंथ 1 प्लस पाथ लेंथ 2। तो पाथ लेंथ 1 तो कितनी हो गई 10, इधर गया ये, प्लस पाथ लेंथ 2 यहाँ से यहाँ तक गया तो 10, प्लस वो आगे भी चला गया -10 तक, लेकिन 30। पाथ लेंथ हमेशा बढ़ती जाएगी, कम नहीं हो सकती। पहले 10 हुई, फिर इधर आया तो 20, फिर इधर वापस 10 चला गया तो 30। 10 10 10 30। ऐसा नहीं कि माइनस डिस्प्लेसमेंट में वो बात होती है, डिस्प्लेसमेंट बात होती है, डिस्टेंस में बात नेगेटिव की आती ही नहीं है। पाथ लेंथ मतलब आप जोड़ते ही जाओगे। तो क्या पाथ लेंथ कम हो सकती है क्या कभी? क्या पाथ लेंथ कम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो मतलब ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। पाथ लेंथ सिर्फ बढ़ सकती है भाई, बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। समझ गए? तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है जी, नहीं है जी, नहीं। अब मैं देख लेता हूँ वीडियो कितने टाइम का रिकॉर्ड हो चुका है जी, कितने टाइम का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है जी। तो ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो चुका है 1 आवर एंड 10 मिनट्स का। अब मुझे कुछ 2 क्वेश्चन और थे। एक तो जो कार वाला कराया था ना पिछली बार, कि एक कार बी थी, एक डायरेक्शन में चल रही थी, फिर 2 कार ए एंड सी अपोजिट डायरेक्शन में आई, तो मुझे उसका दूसरा वर्जन भी जो मैंने आपको दिया था ना करने के लिए, वो मैं कराऊंगा वापस। मैं बताना चाहूँगा कि बी वाली कार पीछे ही क्यों चलेगी, आगे क्यों नहीं चल सकती, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन से क्यों नहीं आ सकती, पीछे से क्यों आना पड़ेगा उसको, ये मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें जो बचा हुआ कि ऊपर से बॉल को फेंकेंगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मज़ेदार क्वेश्चन है। अब भी मुझे जाना भाई खाना खाने, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।